नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के चौथे चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या परंपरागत ऊर्जा स्रोत को उदाहरण सहित समझाइए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो या परंपरागत ऊर्जा स्रोत को, दोनों को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा स्रोत के ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। चाहे आपसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या परंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछा जाए तो आप दोनों का आंसर यही लिखेंगे। ऊर्जा स्रोत के ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, गैस आदि। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। इसमें क्या दिया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या परंपरागत ऊर्जा स्रोत उदाहरण सहित समझाइए। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके साथ में ये भी पूछा जाएगा परंपरागत ऊर्जा स्रोत। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या परंपरागत ऊर्जा स्रोत उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका बार बार उपयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका बार बार उपयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। कौन कौन है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। तो पहले हम जान लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उसमें क्या है, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या होता है, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका बार बार उपयोग, किनका बार बार उपयोग करने के बाद वे समाप्त नहीं होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। एग्जाम्पल में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका बार बार उपयोग करने के बाद समाप्त नहीं होते हैं, जबकि अनवीकरणीय स्रोत में ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बार बार दिखता है तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, एक बार लिखा हुआ है तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। आई होप पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, उदाहरण से समझाइए। दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया गया है, एक आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। कैसे ईंधन की, आदर्श ईंधन की। एक आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए, अथवा इसी में आपसे दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, एक अच्छे ईंधन के क्या गुण होने चाहिए। क्या पूछा गया है, एक अच्छे ईंधन के क्या गुण होने चाहिए। इसी क्वेश्चन को आपसे दो टाइप में पूछा जा सकता है। पहला, एक आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए, अथवा एक अच्छे ईंधन के क्या गुण होने चाहिए। इन दोनों का आंसर सेम ही लिखना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है।
पहला पॉइंट है वह सस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह सस्ता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है वह सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है उसे लाने ले जाने की सुविधा होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है उसके भंडारण में सुविधा होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है वह प्रदूषण रहित होना चाहिए। मैं फिर से सारे पॉइंट रिपीट कर देती हूँ। पहला पॉइंट था वह सस्ता होना चाहिए। दूसरा है वह सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा है उसे लाने ले जाने की सुविधा होनी चाहिए। चौथा है उसके भंडारण में सुविधा होनी चाहिए। पांचवा है वह प्रदूषण रहित होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक आदर्श गैस या एक आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए, अथवा दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है एक अच्छे ईंधन के क्या गुण होने चाहिए, तो आप इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। वह सस्ता होना चाहिए, सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए, लाने ले जाने की सुविधा होनी चाहिए, उसके भंडारण में सुविधा होनी चाहिए, वह प्रदूषण रहित होना चाहिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर चौथे पे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास में जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर एलपीजी। क्या है? एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया गया? एलपीजी के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो इसमें पहला पॉइंट है खाना बनाने के बाद रेगुलेटर को अच्छी तरह से बंद हो देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? खाना बनाने के बाद रेगुलेटर को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है चूल्हे और सिलेंडर को दूर दूर रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट अगर गैस निकले तो डीलर से संपर्क करना चाहिए। चौथा पॉइंट है अगर गैस का रिसाव है तो खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। पांचवा पॉइंट है गैस की रबड़ का बार बार निरीक्षण करना चाहिए, यानी जो गैस की रबड़ है उसकी बार बार जांच करनी चाहिए। इसलिए ये देखना चाहिए क्योंकि इससे ताकि इससे हमें पता चलेगा कि गैस कहीं से लीक तो नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया गया था? एलपीजी के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने टाइप से भी दे सकते हैं क्योंकि जो एलपीजी गैस है वो हमारे घर में यूज़ होती है। उसको हमें कैसे रखना चाहिए, कैसे क्या हमें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, और अगर गैस का रिसाव हो रहा है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। इस कोर्स का जो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया एलपीजी के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसका आंसर स्वयं आप खुद से भी दे सकते हैं। जो मैंने आपको यहाँ 5 पॉइंट बताए आप ये भी दे सकते हैं, या इसके अलावा आप अपनी तरह से भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया था एलपीजी के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहला पॉइंट था खाना बनाने के बाद रेगुलेटर को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। चूल्हे और गैस को दूर दूर रखना चाहिए। अगर गैस निकले तो डीलर से संपर्क करना चाहिए। अगर गैस का रिसाव है तो खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। गैस की रबड़ का बार बार निरीक्षण करना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो चौथा दिया गया था एलपीजी के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5वें पे। इसमें क्या दिया गया है? नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? कौन सी ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? इसका आंसर होगा, इसमें पहला पॉइंट है यह ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत है। क्या है? यह ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत है। दूसरा पॉइंट है इसमें किसी प्रकार का धुआं या हानिकारक गैस
नहीं निकलती है। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी ऊर्जा है जिसमें धुआं तथा हानिकारक गैस नहीं निकलती है? तो आंसर क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। ये क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा है जिसमें धुआं तथा हानिकारक गैस नहीं निकलती है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। तीसरा पॉइंट है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र किसी भी जगह स्थापित किए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है? नाभिकीय विद्युत संयंत्र किसी भी जगह स्थापित किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में किस मात्रा में? बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां था, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका पहला पॉइंट था, यह ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत है। इसमें किसी प्रकार का धुआं या हानिकारक गैस नहीं निकलती है। अगला पॉइंट है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र किसी भी जगह स्थापित किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट था, इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6वें पे। इसमें क्या क्वेश्चन क्या दिया गया? 6वां नंबर, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में अंतर लिख ले। किसमें अंतर लिखना है? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो इसमें इन दोनों में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में पहला पॉइंट है, इसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विखंडित होता है। क्या होता है? इसमें एक भारी नाभिक होता है जो दो हल्के नाभिकों में विखंडित होता है, यानी जो भारी नाभिक होता है वो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है या विखंडित हो जाता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? इसमें दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर क्या करके? दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। जबकि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? इसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है। एक क्या होता है? दो भागों में टूट जाता है। और दूसरे में क्या होता है? दो नाभिक होते हैं जुड़कर आपस में एक भारी नाभिक बनाते हैं। इसमें क्या होता है? 2 से 1 बनता है। इसमें भी 2 से 1 बनता है। सॉरी, पहले वाले में क्या आता है? 1 से 2 बनता है। दूसरे वाले में क्या है? 2 से 1 बनता है। जस्ट उसी का उल्टा है, अगर आप ध्यान से समझो तो। पहला पॉइंट था, इसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विखंडित होता है। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। अगला पॉइंट है, यह क्रिया सामान्य ताप पर संभव है। कौन सी क्रिया? जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है ये समान ताप पर भी संभव है। और जो नाभिकीय संलयन होता है, यह क्रिया समान ताप पर संभव है, यानी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ये दोनों क्रियाएं समान ताप पर भी हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें ऊर्जा कम होती है। किसमें? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कम होती है, जबकि नाभिकीय संलयन में ऊर्जा अधिक होती है। अगला पॉइंट है, इसके आधार पर परमाणु बम बनाया जाता है। किसके आधार पर? नाभिकीय विखंडन के आधार पर परमाणु बम बनाया जाता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? इसके आधार पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम बनाया जाता है और नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। अगला पॉइंट है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। किसको? जो नाभिकीय विखंडन होता है इसकी क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि जो नाभिकीय संलयन होता है
इसको नियंत्रित करना कठिन होता है। क्या करना? इसको नियंत्रित करना कठिन होता है। मैं फिर से जो क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तो नाभिकीय विखंडन में पहला पॉइंट था, इसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विखंडित होता है। नाभिकीय संलयन में इसमें दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह क्रिया समान ताप पर संभव है। कौन सी? नाभिकीय विखंडन की। यह क्रिया समान ताप पर संभव है। नाभिकीय संलयन की क्रिया भी समान ताप पर संभव है। तीसरा पॉइंट है, इसमें ऊर्जा कम होती है। किसमें? नाभिकीय विखंडन में, जबकि इसमें ऊर्जा अधिक होती है। किसमें? नाभिकीय संलयन में ऊर्जा अधिक होती है। फोर्थ पॉइंट है, इसके आधार पर परमाणु बम बनाया जाता है। किसके आधार पर? नाभिकीय विखंडन के आधार पर परमाणु बम बनाया जाता है। इसके आधार पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। किसके आधार पर? नाभिकीय संलयन के आधार पर परमाणु बम बनाया जाता है। अगला पॉइंट है 5वां नंबर, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। किसको? नाभिकीय विखंडन की क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि नाभिकीय संलयन की क्रिया को नियंत्रित करना कठिन होता है। क्या होता है? नियंत्रित करना कठिन होता है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, तो आप दोनों में क्या अंतर, इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7वें पे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस क्लास में ज्वाइन हो सके। तो अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां, कार्बनिक यौगिक क्या है? कौन सी यौगिक? कार्बनिक यौगिक क्या है? तो इसका आंसर होगा, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन अवयवी तत्व होते हैं। कौन से तत्व? कार्बन अवयवी तत्व होते हैं। कार्बोनेट या कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। एग्जाम्पल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 7वां था, कार्बनिक यौगिक क्या है या कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन अवयवी तत्व होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन अवयवी तत्व होते हैं कार्बनिक या कार्बोनेट यौगिक कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8वें पे। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया गया है? साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। क्या है? साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो साबुन में पहला पॉइंट है, ये कपड़े साफ करते हैं। क्या करते हैं? ये कपड़े कम साफ करते हैं। कौन? जो साबुन होते हैं, ये कपड़े कम साफ करते हैं, जबकि अपमार्जक ये कपड़े अधिक साफ करते हैं। जो साबुन होते हैं कपड़े कम साफ करते हैं, जबकि अपमार्जक कपड़े अधिक साफ करते हैं। सेकंड पॉइंट है, साबुन में ये केवल मृदु जल में झाग बनाते हैं। किसमें? मृदु जल में झाग बनाते हैं, जबकि अपमार्जक ये मृदु और कठोर दोनों जल में झाग बनाते हैं। मृदु यानी जो खारा जल होता है, नमकीन पानी जो होता है, उसमें जो अपमार्जक होते हैं ये मृदु और कठोर दोनों जल में झाग बनाते हैं, जबकि जो साबुन होता है केवल मृदु जल में झाग बनाता है। अगला पॉइंट है 3रा नंबर, यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं। कौन? साबुन। जो साबुन होता है यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं, जबकि अपमार्जक यह कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय
पदार्थ नहीं बनाते। क्या होते हैं? अविलेय पदार्थ नहीं बनाते। अगला पॉइंट है, ये अणु भार वाले कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण बनाते हैं। कौन? जो साबुन होते हैं ये उच्च अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम सोडियम पोटेशियम लवण बनाते हैं। जबकि जो अपमार्जक होते हैं ये लंबी श्रृंखला वाले, कौन सी? लंबी श्रृंखला वाले एल्कीन अथवा एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण बनाते हैं। साबुन में कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम सोडियम पोटेशियम लवण थे, जबकि अपमार्जक में एल्कीन अथवा एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण बनाते हैं। कौन? जो अपमार्जक होते हैं। पांचवा पॉइंट है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन? जो साबुन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जबकि अपमार्जक ये एक ही प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया गया था? साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। मैं क्वेश्चन नंबर 8वां फिर से रिपीट करती हूँ। ये कपड़े कम साफ करते हैं, कौन? साबुन। ये कपड़े अधिक साफ करते हैं, अपमार्जक। साबुन ये केवल मृदु जल में झाग बनाते हैं, जबकि अपमार्जक ये मृदु और कठोर दोनों जल में झाग बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं, जबकि अपमार्जक ये कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये उच्च अणु भार वाले कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण बनाते हैं। कौन? साबुन। कौन सा लवण? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण। जबकि अपमार्जक ये लंबी श्रृंखला वाले एल्कीन अथवा एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण बनाते हैं। कौन से? एल्कीन अथवा एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण बनाते हैं। अगला पॉइंट है, साबुन 3 प्रकार के होते हैं, जबकि अपमार्जक ये एक ही प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? तो आप इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, आप इसका आंसर ठीक प्रकार से दे सकते हैं। यहीं पर आपकी क्लास समाप्त होती है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और जो क्लास मैंने आपको अभी पढ़ाई है इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे बाकी लोग मेरे परिवार का हिस्सा है, ऐसे आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का हिस्सा बनाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।